बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो अभी आप रिसेंटली क्लास 9th को क्वालिफाई करके आप 10th क्लास में आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपको क्लास 10th में इस बार आपको बोर्ड्स का पेपर देना है। ठीक है, बोर्ड आपको देना है। 9th में एज इट इज आप स्कूल के एकेडमिक देते हो और 10th में एज इट इज आप बोर्ड देते हो। तो अगर बात की जाए 10th की, तो एक बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती है बच्चों के सामने जो 10th में है, वो आपका एक है मैथ और एक है साइंस। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम आती है। साइंस को भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो साइंस बेसिकली आपका 3 पार्ट होता है। एक आपका होता है फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है आपका फिजिक्स। तो ये 3 चीजें हैं जो साइंस बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मैं आपके लिए इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको तीनों के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा विद देयर नोट्स, विद देयर डीपीपीज, विद देयर पीडीएफ्स। जो भी आपको कंप्लीट क्वेश्चन, एक पूरा सेटअप जो आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस पे तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज आपका इंट्रो रहेगा, एज इट इज पार्ट, फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आपका बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट मिल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक आपको तरीका पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है आपका लाइफ प्रोसेस। तो इसमें से सबसे पहले आप ये क्लियर करो कि लाइफ प्रोसेस, एक तो आपका इसमें दे रहे हैं वो प्रोसेस और दूसरा आपका वो दे रहे हैं लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये क्लियर रखो कि लाइफ और प्रोसेस में आपका इसमें मतलब क्या होता है। लाइफ बेसिकली क्या होती है, ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, जो लाइफ है आपका, लाइफ आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक, लाइफ इज द ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मैटर in which always re-equipment of एनर्जी, ये आपका चलता रहेगा। ठीक, कैसे क्या है, लाइफ जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, आपका बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनसे ये कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल का, ये कह सकते हो एक लाइफ का ये ओरिजिन देते हैं। तो ये होता क्या है, इसमें ऑलवेज, ठीक है, इसमें आप एक चीज हमेशा रखो, इसमें ऑलवेज, इन विच ऑलवेज री इक्विपमेंट ऑफ एनर्जी। री इक्विपमेंट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि आपने जैसे अपने खाना खाया, ठीक है, आपको एनर्जी मिली, आपने उसको यूज किया, फिर एक सेम काम आपने किया, तो ये एक साइकिल रिक्रूटमेंट ऑफ एनर्जी चलती रहती है। ठीक, एक डेफिनेशन आप इसमें और दे सकते हो, एक डेफिनेशन आप इसमें और फिट कर सकते हो कि जो लाइफ होती है वो बेसिकली एक तरीके का इनहेरेंट, लाइफ इज एन इनहेरेंट कैरेक्टर by which we utilize, non living thing। ठीक, तो लाइफ जो बेसिकली एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है जो हम यूटिलाइज, डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स को हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा लाइफ चलता रहे। ठीक, हमारा एक गवर्निंग चलता रहे। तो सबसे पहले आता है लाइफ बेसिकली क्या, लाइफ, अब आप इमेजिन करो कि लाइफ तो एक लिविंग में ही होगा आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो लाइफ होता है वो बेसिकली आपका एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है जो कि डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग से वो उसको यूज करते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं और फिर उसको हम लिविंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में हम पहले कुछ लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पेपर में अगर मान लीजिए कभी कभी हो सकता हो आपसे डिफरेंसेस वो पूछ ले, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम इरेज कर देते हैं इनको। ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक हम डिफरेंस देख लेते हैं, एक हम डिफरेंस क्या होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला आता है आपका लिविंग में, लिविंग थिंग हैज अ सेल्फ एम्प्लॉयड,
Living thing has a self-built organization consisting of a several component that exist beyond the level of individual. जो लिविंग थिंग होता है वो एक सेल्फ बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि खुद ही बनता है, ठीक है, आप नहीं करते हो, वो खुद ही सेल्फ अपने आप को बिल्ड कर लेता है बहुत सारे सेवरल कंपोनेंट्स का यूज करके, जैसे आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का वो यूज करके वो आपको सेल्फ बना लेता है, खुद ही बना लेता है, और वो एक इंडिविजुअल की सोच से कहीं हद तक परे होता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोज्ड एंड लिमिटेड। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इम्पोज्ड एक रुक जाता है, उनका एक लेवल एक सर्टेन पे स्टॉप कर दिया जाता है। लिविंग थिंग्स ऑब्टेन लिविंग थिंग ऑब्टेन सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड। लिविंग थिंग जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल को ऑब्टेन करता है, कहां से, बाहर से, एंड कन्वर्ट देम इनटू कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब सिंपल में हम चीजों को, लिविंग जो है वो चीजों को एब्जॉर्ब करता है और उसको वो प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज कर देता है। जबकि इसमें क्या होता है, ऐसी कोई एक्टिविटीज हम देखने को हमें नहीं मिलती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स परफॉर्म गुड डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। लिविंग में ये सब होता है, ऐसा कुछ नॉन लिविंग में आपका नहीं परफॉर्म किया जाता है। लिविंग बीइंग के पास सेल्फ रिपेयर की प्रॉपर्टी होती है, वो खुद अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर सकता है। नॉन लिविंग के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो खुद से ही रिपेयर करे, हमें करना पड़ेगा रिपेयर, उसे हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनाइजेशन हैव एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सके और प्रोटेक्ट कर सके खुद को। प्रोटेक्शन ऑफ नॉन लिविंग इज इम्पोज्ड। नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, मोर इंपॉर्टेंट। लिविंग थिंग के पास अपना एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि कितने दिन तक उन्हें जीना है, ठीक है, लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन तक वो जिएंगे। और नॉन लिविंग का ऐसा कोई लाइफ स्पैन नहीं होता है, वो जब तक चाहे तोड़ा मरोड़ा ना जाए, टूटा डिस्ट्रॉय ना किया जाए, तब तक वो चलते हैं। लिविंग थिंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, वो ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वंश बढ़ा सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। पास ऑन द जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अपने कैरेक्टर्स को अपने अगले जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं। जबकि कोई भी नॉन लिविंग नहीं, अब ये ऐसा है नहीं कि मार्कर मान लीजिए कि पेन है तो ये अपने आप जैसा ही कोई दूसरा बना लेगा, ऐसा प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं होता है। ये बोर्ड है ये आपका, तो ऐसे करोगी ये अपने जैसा एक बोर्ड और बना लेगा। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत अच्छा होता, पैसे की कमी नहीं होती, ठीक है, तो बोर्ड से बोर्ड बन जाता। तो ये इनके पास नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू इवॉल्व, एंड मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, इसके नाम का आपको पूरा चैप्टर ही मिलेगा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। लिविंग बीइंग क्या होता है, वो समय के साथ अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व करता है। जबकि नॉन लिविंग जो होता है उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सके, ठीक। चलिए, तो ये आपका हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है नेक्स्ट, अगर हम जैसे कुछ चीजें चाहें, जैसे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें कोई भी लिविंग बॉडी गवर्न करती है। कोई भी लिविंग बॉडी होती है तो उसे वो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। वो कुछ आप कैसे कह सकते हो, ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं, ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जो उन्हें करना ही पड़ेगा, तभी कोई बॉडी लिविंग से, सॉरी, नॉन लिविंग से लिविंग में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सम सम इंपॉर्टेंट लाइफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लाइफ प्रोसेसेस। जैसे सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन आपको करना ही है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है आपका डाइजेशन, डाइजेशन करना है आपको। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन थर्ड है आपका। फोर्थ हो गया आपका एक्सक्रीशन, चलिए तो आपका या चौथा प्रोसेस हो गया आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो गया वो हो गया आपका एक्सक्रीशन। देन आफ्टर आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड देन आफ्टर आपका आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक आपका इसमें छूट गया, दैट इज है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको आपको एज इट इज आपको पढ़ना ही है। ये इंपॉर्टेंट वो लाइफ प्रोसेसेस है जिनको कोई भी लिविंग बॉडी परफॉर्म करता है और अपना एक डे टू डे लाइफ वो अपना एक गवर्न करता है प्रॉपरली, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को, ठीक है, किसी भी बॉडी को न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, डाइजेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिस्पायरेशन, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन को हम एज आ इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेसेस में आप ऐसा फुल्ली इंक्लूड नहीं कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि
ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, सर्वाइव करोगे आप, बस इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को ये मेंटेन रखता है, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, अब एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी भी नॉन लिविंग बॉडी को अगर लिविंग बॉडी में हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक, क्या है, अगर किसी भी नॉन लिविंग बॉडी को अगर हमको लिविंग बॉडी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, तो अगर हम किसी भी नॉन लिविंग बॉडी में सारे ये लाइफ प्रोसेसेस को हम करवा दें, सारे लाइफ प्रोसेसेस को अगर हम करवा दें उसमें, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिविंग बॉडी में। ठीक है, जैसे ये आपका एक आपका पेन है और अगर इस पेन के अंदर मैं सारा लाइफ प्रोसेस करा दूं, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, अगर मैं सब का सारा लाइफ प्रोसेस इसके अंदर अगर मैं करवा देता हूं तो वो नॉन लिविंग से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिविंग में। तो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा आपको, और आपको चैप्टर्स में यही सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें आपको न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ये आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर ही पढ़ने हैं, इतने आपको लाइफ प्रोसेस के अंदर ही पढ़ने हैं टॉपिक्स। बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इसके लिए आपके पास एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा आपको, सेम आपको रिप्रोडक्शन के लिए भी अपना एक सेम चैप्टर मिलेगा जहां पर आप इसकी स्टडी करोगे, लेकिन बाकी ये जो पोर्शंस है ये आपको यही पे पढ़ने। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट आपको यही पढ़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर गवर्न होता है। जैसे मैंने बोला ना कि सारे लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए, तो सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे तो हम उनको एक साथ कंबाइन करके, क्योंकि सभी लाइफ प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई रिएक्शंस होते हैं, कोई ना किसी प्रकार के कोई ना कोई रिएक्शंस गवर्न किए जाते हैं। तो अगर सभी लाइफ प्रोसेसेस को हम कंबाइन कर दें तो वो बेसिकली कहलाता है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सभी लाइफ प्रोसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो बेसिकली कहलाता है मेटाबॉलिज्म। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन हेल्ड इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी में जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, एक्सक्रीशन में, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, उन सभी के रिएक्शंस को आप कंबाइन फॉर्म में, सभी का रिएक्शंस को आप सम कर दो तो ओवरऑल वो क्या कहलाएगा आपका, ओवरऑल आपका ये कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में देखो नाम में लिखा है कटा, कटा का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना क्या, ब्रेक डाउन ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हो देन दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो आप। ठीक है, चीजों का आप ब्रेक डाउन करते हो। अभी आप पढ़ोगे भी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब हम करते हैं तो ब्रेक डाउन करने से वो आपको एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका एनाबॉलिज्म। अब एक में अगर तोड़ रहे होगे तो डेफिनेटली है आपका, दूसरे में आप क्या कर रहे होगे, जोड़ रहे होगे, दैट इज सिंथेसिस ऑफ कंपोनेंट। आप कंपोनेंट का सिंथेसिस कर रहे होगे। अच्छा, सिंथेसिस कहां होता है, बेसिकली वो आपका फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में आप चीजें को सिंथेसाइज कर रहे होते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे पहला आपका जो लाइफ प्रोसेस है, सबसे पहला आप कह सकते हो। ठीक है, इसको पहला कर देते हैं। सबसे पहला आपका लाइफ प्रोसेस है दैट इज आपका न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, उससे पहले, न्यूट्रिशन से पहले एक टॉपिक आपको आई थिंक यहाँ पे था, चलो नहीं था यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ समझा देता हूँ, छोटा सा जगह। न्यूट्रिशन का मतलब समझो। अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर कभी भी किसी भी लेटर, किसी भी शब्द के पीछे ये चार लेटर आ गया ना, TION, तो इस TION का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस। मतलब वो एक तरीके का क्या है आपका, वो एक तरीके का आपका प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक तरीके का आपका प्रोसेस। तो बेसिकली क्या बताया मैंने कि TION का मतलब एक तरीके का ये प्रोसेस होता है जो कि कोई भी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से क्लियर रखना है कि नहीं भी आता है तो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल पॉइंट होगा कि आप अगर इतना ही लिख दोगे कि TION मतलब कि एक तरीके का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो एक तरीके का प्रोसेस होता है, तो भी आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा छोड़ने से अच्छा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है कि न्यूट्रिशन में आप प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, उसको यूटिलाइज करता है ताकि प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कि क्या होता है, एक तरीका, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल फूड को ऑब्टेन करता है, उसको ऑब्टेन करके उसका यूटिलाइजेशन करता है ताकि उस इंडिविजुअल का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, दो तरीके का होता है, एक होता है आपका प्लांट न्यूट्रिशन, दूसरा होता है आपका एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन में बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराता है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो खुद से ही फूड बनाएगा। जितने भी प्लांट न्यूट्रिशन आपके होते हैं, मेक श्योर वो है आपका फोटोसिंथेसिस ही करवाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करवाएगा तो आपको पता है कि वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, वो तो यहाँ पे फूड बनेगा आपका। सेकंड आता है आपका एनिमल न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड। इसमें फूड को इनटेक किया जाता है और डाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है ताकि बॉडी में हो सके। तो एनिमल क्या करता है, वो डिपेंडेंट होता है। एनिमल जो होता है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, और ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली या तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेंगे या तो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। तो एनिमल क्या करते हैं कि वो फूड को इनटेक करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद कुछ बेसिक्स आता है आपका। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, फूड तो सबको चाहिए, खाना तो सबको चाहिए ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान, तो खाना तो चाहिए जिंदगी जीने के लिए। अच्छा, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि फूड इज नीडेड फॉर द एनर्जी। क्यों चाहिए? क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलेगा तभी हम काम कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें फूड का जरूरत होता है। ठीक, चलो उसके बाद क्या है कि फूड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, दो दो पार्ट्स में। अब ये आपके बुक में उतना नहीं डिटेल है, बट मैं समझा दे रहा हूं, एक क्रिस्टल क्लियर आपको रहेगा। फूड को जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया, थोड़ा सा 11th का भी इसमें। जो पहला आता है दैट इज, हम उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, और जो दूसरा आता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। तो क्लास 11th में और नीट जो आप पढ़ोगे करोगे तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब इसको अगर हम एक शॉर्ट, एक बहुत छोटे से समझाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि फूड को एक तो डिवाइड किया है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे को डिवाइड किया गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, समझ आ गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है मैक्सिमम, ग्रेटर, मतलब ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए और डेली चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ज्यादा भी चाहिए और ये आपको रोज चाहिए। मैक्रो का मतलब ज्यादा चाहिए और आपको रेगुलर चाहिए, आपको डेली भी चाहिए। जबकि प्रोटेक्टिव में क्या है, लिखा है आपको माइक्रो, तो ये आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, मिनिमम, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। हाँ, बस ये रखना है कि आपके डेली जो डाइट है, जो आपका रेगुलर सप्लाई, जो आप डेली डाइट ले रहे हो, उसमें कभी कभी ये थोड़ा थोड़ा मौजूद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे विटामिन हो गया आपका, तो विटामिन रोज नहीं लेते हो लेकिन कभी कभी आप विटामिन ले लेते हो। मिनरल्स हो गए, आप रोज नहीं लेते हो बट कभी कभी आप मिनरल्स को ले लेते हो। जस्ट लाइक आपको रेगुलर नहीं लेना है बट आपको कभी कभी अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करना है। तो मैक्रो वो हो गए जो आपकी बॉडी को डेली चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए। माइक्रो वो हो गए जो आपकी बॉडी को कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए बट आपको चाहिए। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि मैक्रो नहीं मिला तो आपकी डेथ सडन हो जाएगी, तुरंत आप मर जाओगे। माइक्रो नहीं मिला तो आप तड़प तड़प के मरोगे, मतलब मरोगे दोनों में। ठीक है, मरोगे दोनों में, एक में तुरंत मर जाओगे, एक में तड़प तड़प के मरोगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी विटामिन की कमी हो गई, अगर आपको विटामिन की कमी हो जाएगी तो बेसिकली उस विटामिन से आपको कोई रोग होगा। अब आप ऐसा तो है नहीं कि रोग से आप तुरंत मर जाओगे, लेकिन वो झेलोगे ना, उस पर्टिकुलर डिजीज से तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो वो झेलोगे तो वो दिक्कतें आपको आएंगी, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ठीक, समझ आ गया? चलो उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है आपका, ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी आती है वो या तो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आती है या तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी आपका फैट से आती है। इन्हीं दोनों से आपकी बॉडी में जो एनर्जी सोर्स होता है, आपकी बॉडी का जो एनर्जी सोर्स है, मैक्सिमम पार्ट कवरिंग इन्हीं दोनों से होता है। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70 to 75% जो एनर्जी डिमांड है, आपकी बॉडी का जो एनर्जी डिमांड है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से ही गवर्न होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही वो आपका पूरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाटा है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है बट यहाँ मैंने लिखवा दिया है, आप अपनी नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना। ठीक है, क्या है
कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4.1 किलो कैलोरी। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर आप बर्न करते हैं, आप जलाते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम फैट को जलाते हैं तो आपको 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन को जलाते हैं तो आपको 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये डाटा है, आप इसको डाटा याद रखिएगा कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में बर्न होता है तो वो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। 1 ग्राम फैट होता है तो वो 9.4 किलो कैलोरी देगा, एंड 1 ग्राम प्रोटीन होता है तो 5.4 किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करेगा वो आपकी बॉडी। ठीक है, वो आपको देगा। अब एक सवाल है, सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, आना भी चाहिए। अब सवाल ये बताओ कि एनर्जी सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? हम एनर्जी के टर्म से बात करें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको कौन दे रहा है? वो तो आपको फैट दे रहा है ना भाई। फैट कितना दे रहा है? 9.4 दे रहा है भाई, सबसे ज्यादा एनर्जी दे रहा है। और सबसे कम कौन दे रहा है? सबसे कम दे रहा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या बोल रहा है कि आपकी बॉडी का 70 to 75% एनर्जी सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट का है। मतलब एनर्जी फैट दे रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट जो है या बॉडी का जो डिपेंडेंसी है वो किस पे दिख रही है जाते? वो कार्बोहाइड्रेट पे दिख रही है जाते। तो ऐसा क्यों है? क्या रीजन है इसका? तो उसके पीछे पहले एक रीजन है, एक समझिए। देखो, अमाउंट ऑफ फूड टेकन, हमें ज्यादा फूड लेना कौन सा है? हमें अपने डाइट में रेगुलर, तो हमें अपने डाइट में, आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ाना होगा। जैसे जो तुम रोटी खाते हो, चावल खाते हैं हमने, ठीक है, दाल तो प्रोटीन हो गया। जो आपने रोटी खाया वो आपका क्या होता है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपने चावल खाया, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो गया। आपने आलू खाया, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आपके डाइट में आपका जो फूड है उसमें अधिकतर आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। देन आफ्टर आप लोगे प्रोटीन। प्रोटीन क्यों लोगे? उसका रीजन ऊपर है। प्रोटीन का रीजन ये रहा, क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो चीफ बिल्डिंग सब्सटेंस होता है एंड रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। आपकी बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी का क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पूरी बॉडी को वही बनाता है वो। और आपकी बॉडी में जब कहीं कट जाता है, छिल गया, तो ये सब बॉडी की रिपेयरिंग जो करने का काम होता है वो प्रोटीन का होता है। तो भाई एनर्जी के साथ साथ रिपेयरिंग भी चाहिए ना बॉडी की, और बॉडी बनाना भी तो है। तो उसके लिए बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट जो है ये सबसे लास्ट में है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में कहीं यूटिलाइज नहीं हो पाता। ठीक है, वो स्टोरी होता है, 9th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एडिपोज टिश्यू होता है फैट के लिए। आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है जो फैट को क्या करता है? स्टोर करता है। तो फैट आपकी बॉडी में कहीं यूटिलाइज नहीं होता, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो सिर्फ स्टोर ही होता है। तो दैट्स वाई इसको हम बहुत कम ही लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा चाहिए, मतलब चाहिए ये भी, पर बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक। प्रोटीन कैन नॉट स्टोर्ड एनीवेयर इन द बॉडी, देयरफॉर डज नॉट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द हेल्दी कंडीशन। ये एक लाइन याद रखना। आप प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी में, प्रोटीन कैन नॉट स्टोर्ड, आपकी बॉडी में प्रोटीन कहीं स्टोर ही नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक प्रोटीन स्टोर नहीं होगा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कैसे? तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन कहीं स्टोर होगा, जरूरत पड़ने पर उसको खजाने में से निकाला जाएगा, फिर उसका एनर्जी प्रोड्यूस करा जाएगा। तो जब जो स्टोर ही नहीं हो रहा है, जो खजाने में ही नहीं जा रहा है, तो आप उसको निकालोगे कैसे? अच्छा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेल्दी कंडीशन। हेल्दी कंडीशन मतलब है नॉर्मली जब आप बीमार नहीं होते हो, आप अभी एज इट, जैसे आप घर बैठ के देख रहे होगे वीडियो, तो आप नॉर्मली, आपको बुखार जुकाम कुछ नहीं है, आप एकदम नॉर्मल फिट हो, एकदम अच्छी कंडीशन, उस कंडीशन में प्रोटीन आपका कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, आप व्रत रहे, मान लीजिए आप व्रत रह रहे हैं, ठीक है, आप व्रत है, तो एक दिन आप व्रत है, आपने खाना नहीं खाया, तो जितने आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहा होगा, ठीक है, जितना भी एक्सेस रहा होगा वो सब कन्वर्ट होगा एनर्जी में। फिर आपका मान लीजिए प्रोटीन, फिर सेकंड नंबर आएगा प्रोटीन। फिर आपकी बॉडी में जो कहीं थोड़ा बहुत कहीं प्रोटीन अगर होगा तो फिर उसको जबरदस्ती निकाल के थोड़ा बहुत किया जाएगा। तो वो एक कह सकते हो कि प्रोटीन तब रोल प्ले में आता है जब आपकी बॉडी को एक प्रॉब्लम होती है। बॉडी जब एक प्रॉब्लम सिचुएशन में होती है तब उस समय प्रोटीन एक्टिव होता है, नहीं तो नॉर्मली कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट को जिम्मेदारी दी गई है, वो एनर्जी को यही लोग अपना संभालें। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा। लास्ट आपका आता है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फूड, सबसे ज्यादा। अब एज इट इज आपने देखा है कि फैट के द्वारा एनर्जी कितना हो रहा था? 9.4 हो रहा था, ठीक है।
प्रोटीन कितना दे रहा था आपको, लगभग 5.1 आपको दे रहा था, और कार्बोहाइड्रेट आपको कितना दे रहा था, 4.1। तो जो एनर्जी प्रोवाइड है वो तो आपको सबसे ज्यादा फैट ही प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी आपको फैट दे रहा है, फिर आपको प्रोटीन दे रहा है, बट फिर आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ठीक है। तो एनर्जी की जो सप्लाई है बेसिकली वो तो आपको बता दिया कि फैट ही दे रहा है सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन दे रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। बट अगर हम एक चीज और इसमें ध्यान दें तो देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोलर होता है, हमारी बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक। ब्रेन को भी हमें क्या देना होता है, ब्रेन को भी हमें एनर्जी देना है, ठीक है, ब्रेन को भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करानी है। बट ब्रेन की एक शर्त होती है, ब्रेन ने एक शर्त रख दी है, शर्त ये रख दी है कि हमें जो ये एनर्जी आप प्रोवाइड करवाओगे ना, ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ये किसके बर्निंग से आनी चाहिए, किसके बर्निंग से हमें आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की बर्निंग से आनी चाहिए। मतलब जब इस कार्बोहाइड्रेट को आप बर्न करोगे, इस कार्बोहाइड्रेट के बर्न करने से जो एनर्जी निकलेगी वो ब्रेन को चाहिए होती है। यही तो रीजन है कि आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा ही कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारी बॉडी में इनटेक हो रहा है, क्योंकि इसका एनर्जी ये प्रोड्यूस तो कम कर रहा है ना, लेकिन अगर इसकी हम मात्रा बढ़ा दें तो फैट के मुताबिक कम हो जाएगा। भाई फैट ज्यादा दे रहा है, एनर्जी ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसका इंटेक कम कर दो। और कार्बोहाइड्रेट क्या है कि एनर्जी वो कम दे रहा है लेकिन आप इसका इंटेक बढ़ा दो, तो लगभग कहीं ना फैट और कार्बोहाइड्रेट एक तरह के इक्वली आ गए ना, बराबर हो गए ना। तो वो एक, इसीलिए जनरली आपकी बॉडी में जो इंटेक प्रोसेस है वो कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा रखा गया है, क्योंकि वो डिमांड एक्चुअल किसकी होती है, वो ब्रेन की होती है। ब्रेन को एक्चुअल किसका एनर्जी चाहिए होता है, ब्रेन को बेसिकली जो चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा इतना, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप बताओ। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप चलो इसको देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेने का तरीका। तो दो तरीके के बस आपके पास है, एक तो हो गया आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया आपके पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जिसमें ऑटो का मतलब बेसिकली ये जो ऑटो है, इस ऑटो का मतलब होता है ऑटो, इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉपिक का मतलब एज इट इज आपका न्यूट्रिशन हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें जो जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। क्या मैंने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें से वो कुछ बेसिक इन रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं। जैसे वो CO2 का यूज करते हैं, जैसे वो वाटर का यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक। तो CO2 H2O ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। तो प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब का यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो बेसिकली जो फूड होता है जो प्लांट प्रिपेयर करता है दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और शायद आप इस प्रोसेस का नाम भी जान रहे हो कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऑटोट्रॉपिक में बेसिकली आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हो कि ऑटोट्रॉपिक एक तरीके का ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का इंटेक करता है, लाइक CO2 H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब का वो इंटेक करता है, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा CO2 पिक्चर कहां से मिल जाएगा आपको, प्लांट CO2 कहां से लेता है, एयर से। वाटर कहां से लेता है, सॉइल से, ठीक है। क्लोरोफिल कहां पे होता है, तो क्लोरोफिल प्लांट की लीफ में ही हो जाता है। और सनलाइट एज इट इज आपको सनलाइट कहां से मिल जाएगा, वो सन से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। सेकंड आता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जे फॉर देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए वो किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड होते हैं, मतलब अपना न्यूट्रिशन करने के लिए वो किसी और बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रो। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, एक जानवर जो होता है वो भी किसी दूसरे जानवर पे डिपेंड है, या वो भी प्लांट पे डिपेंड है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें खाना
बनाना नहीं है, हमें खाना बना बनाया ही मिलता है, हमें उसको इनटेक करना होता है, ठीक है। अब वो घर की वाली बात नहीं की जा रही है। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप गेहूं खुद बनाते, गेहूं आप खुद नहीं बना रहे, वो प्लांट बना रहा होता है, प्लांट आपको दे रहा होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो किसी दूसरी पर डिपेंड करता है, किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड कर रहा है, या किसी अपना फूड किसी और से ले रहा है, देन दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ आया? कोई दिक्कत? चलो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक में एक चीज और, ऑटोट्रॉपिक में जब एग्जांपल्स आपने नहीं लिखा है, ठीक है, आप चाहो तो एग्जांपल्स लिख सकते हो। जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो भी आपका आता है। एंड एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है बट ये लिख लो आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट में रहेगा। ऑटोट्रॉपिक के लिए एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक का यूग्लीना, ठीक है, ये आप एक बढ़ा लो, यूग्लीना। यूग्लीना क्या होता है? यूग्लीना आपका कनेक्टिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यूग्लिना जो होता है वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि वो कनेक्टिंग लिंक होता है बेसिकली आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। बाकी एग्जांपल्स प्लांट बैक्टीरिया मैंने समझा दिया। हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपको बता दिया कि जो किसी और बॉडी पे डिपेंड करते हैं, दूसरी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। 3 पार्ट में होते हैं, पहला है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब चलो तीनों को हम पहले सेपरेटली एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जो जो एक बॉडी किसी डेड डिकेइंग से लेता हो, ठीक है, सड़ी गली चीजों से अगर अपना आप भोजन प्राप्त करते हो, जो चीजें डेड हो गई हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, अगर उनसे आप अपना भोजन, द न्यूट्रिशन बाय विच वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम अ डेड डिकेइंग मैटर, द डेड डिकेइंग मैटर से जब आप अपना फूड ऑब्टेन करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल के तौर पर आपका फंगी आ गया, ठीक है, फंगी आ गया आपका। दूसरा आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये अपने फूड के लिए दूसरी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिनमें फूड के लिए वो दूसरी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, जैसे ह्यूमन और जुआ। जुए को क्या बोलते हैं? लाइस। तो ये जो लाइस है ना, ये जो जुआ है, ये ह्यूमन के सर में, हेयर में रहता है, उनकी बॉडी पे रहता है। तो ये जो ह्यूमन पे रह रहा है, तो इसके लिए, लाइस के लिए ह्यूमन जो हो गया वो हो गया होस्ट, और ये लाइस जो होता है ये हो गया पैरासाइट। पैरासाइट की खास आदत ये होती है कि ये आपको बिना मारे आपसे भोजन प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड ही आप पे कर रहे हैं। आपको ही मार दिया तो वो भोजन कैसे करेंगे? लेकिन वो आपको धीरे धीरे इफेक्ट तो करेंगे ही। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी बॉडी पर रहते हैं, दैट इज दूसरी बॉडी को हम होस्ट बोलते हैं, वो उस बॉडी पे रहते हैं, उनको कंप्लीटली किल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें मार दिया तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें वो दूसरी बॉडी पर रहते हैं, बिना उनको मारे, बस उनसे अपना भोजन प्राप्त कर ले, क्योंकि लाइस को बेसिकली ब्लड चाहिए होता है, तो वो आपको मार देगा तो फिर ब्लड उसको मिलेगा कहां से? आप ही मर जाओगे। तो इसलिए आपको बिना मारे वो अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ले रहा है, दिस इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स जो है वो आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे आपका हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गया। एक एग्जांपल इसका और लिख सकते हो आप, एस्कैरिस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये तो आपका एक सबसे कॉमन लाइस, जुआ कर ही सकते हो आप, ठीक। चलो, फिर आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इनटेक करता है और बॉडी उसको सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देती है उसको, ठीक है। जैसे हम फूड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स
फॉर्म में हम उस फूड को हमने इनटेक किया, और बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। लेट टेन एग्जांपल लेके समझते हैं। अच्छा, आप जो फूड इंटेक करते हो बेसिकली वो क्या होता है, या तो आप स्टार्च होता है, या तो वो आप क्या लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो। तो बेसिकली आप वो जो रोटी का एक टुकड़ा आप खा रहे हो ना, जो जब चावल खा रहे हो ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो एक कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च ले रहे होते हो, आप खा रहे होते हो। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो आप तो कार्बोहाइड्रेट लिए, लेकिन बॉडी में जाने के बाद बॉडी ने उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कर दिया। सेम आप दाल ले रहे हो, तो आप बेसिकली प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन बॉडी उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देगी, और प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट बेसिकली क्या होती है, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। ऐसे आप फैट ले रहे हो, तो बॉडी उसको फैटी एसिड में तोड़ देगी। तो आप कॉम्प्लेक्स में लेते हो, और बॉडी उसको क्या कर देती है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ देती है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? ठीक है, चलो। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, अभी तो आपका एक स्टार्टर था, एक आपको समझा दिया आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो पहले मैंने लिविंग नॉन लिविंग के बीच में आपको एक डिफरेंस बता दिया, ठीक है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस आते हैं, लाइफ क्या होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्ली। लाइफ की अपने मैंने डेफिनेशंस आपको समझा दी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग को अगर लिविंग में कन्वर्ट होगा तो आपको सारा लाइफ प्रोसेस आपको गवर्न करना पड़ेगा। किसी भी बॉडी के अंदर, नॉन लिविंग बॉडी के अंदर अगर आप लाइफ प्रोसेस करवा देते हो तो वो बॉडी लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको मेटाबॉलिज्म समझा दिया कि सम ऑफ जितने भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आपका बेसिकली ब्रेकडाउन होता है इसमें चीजों का, दैट इज रेस्पिरेशन, अभी आप आगे पढ़ोगे। एनाबॉलिज्म में चीजों की सिंथेसाइज होती है, दैट इज आपका फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर आपको मैंने बताया कि TION आता है, तो वो एक तरीके का क्या होता है, प्रोसेस होता है। फिर मैंने न्यूट्रिशन बताया क्या होता है। न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप फूड का इंटेक करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो, ताकि आपका एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। फिर दो तरीके का होता है, प्लांट न्यूट्रिशन जिसमें आप फोटोसिंथेसिस आता है, एनिमल न्यूट्रिशन जिसमें आप इंटेक ऑफ फूड करते हो, डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में। फूड आपकी लिविंग बॉडी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, आपको एनर्जी के लिए जरूरत होता है फूड आपको। फूड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप कितना, अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो, फूड को ज्यादा चाहिए, डेली चाहिए, तो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, दैट इज प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। अगर फूड आपको मिनिमम चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपका प्रोटेक्टिव आ गया। मैक्रो वाला आपको ज्यादा चाहिए होता है, माइक्रो वाला आपको कभी कभी चाहिए होता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स हो गए, ये आपका माइक्रो में आ गया। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, फैट एंड मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जिसमें से 70 to 75% आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करोगे तो आप 4.1, 1 ग्राम फैट को करोगे तो 9.4, 1 ग्राम प्रोटीन को करोगे तो आप 5.4। ये एनर्जी डाटा है, आप याद कर लो, दिया नहीं है ये आपको। ठीक है, प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, इसीलिए ये हेल्दी कंडीशन में कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं बना सकता है, ना तो स्टोर कर सकता है। प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है और रिक्वायरमेंट होता है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड रिपेयरिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिपेयरिंग के लिए। अमाउंट ऑफ फूड टेकन, सबसे ज्यादा आप फूड कार्बोहाइड्रेट लेते हो, बॉडी की डिमांड सबसे ज्यादा, बॉडी, अब आप जान रहे हो बॉडी इन द सेंस आपका ब्रेन की डिमांड सबसे ज्यादा डिमांड होती है कार्बोहाइड्रेट की, देन आफ्टर प्रोटीन, देन आफ्टर आपका फैट होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड बाय द फूड, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, एज इट इज आपको पता है, 9.4 आपका फैट दे रहा है, 5.1 आपका प्रोटीन दे रहा है, 4.1 आपका कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो ये सब मैंने चीजें आपको समझा दी। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके का, ऑटो हेट्रो हो गया। ऑटो मतलब की हो गया जो सेल्फ फूड अपना बनाते हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज प्लांट, जितने प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इल्यूग्रीना हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप कहीं मार्क करके लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। प्लांट क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स का यूज करके उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज आपका ग्लूकोज, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन लोग का यूज करता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो किसी और बॉडी पर डिपेंड करते हैं, सामने वाली बॉडी पर डिपेंड करते हैं, किसी और बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। 3 तरीके का होता है, सैप्रो, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोफिटिक, सड़ी गली चीजों से फूड प्रोवाइड करना, डिकिंग मैटर से फूड लेना, जैसे एग्जांपल के तौर पर फंगी हो गया आपका। पैरासिटिक, जो किसी और बॉडी पर डिपेंड करते हो, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और बॉडी से लेते हो, लेकिन बिना उस बॉडी को मारे, जिस बॉडी पे वो रह रहे हो उस बॉडी को होस्ट बोलते हैं, और खुद वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है कि होलोजोइक में बेसिकली वो क्या करते हैं,
कॉम्प्लेक्स इनटेक में फॉर्म फूड को इनटेक करते हैं और बॉडी उसको सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में तोड़ देती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हो बॉडी उसको तोड़ देती है किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देती है। प्रोटीन लेते हो बॉडी उसको किसमें तोड़ देती है, अमीनो एसिड में तोड़ देती है। और ये क्या बोलते हैं, पैरासिटिक का एग्जांपल है, आप याद रखना इसको, नोट डाउन कर लो नोट्स में, प्लाज्मोडियम, एस्कारिस एंड लाइस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, चलो तो अभी कुछ हम नोट्स, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्विक क्विज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। ठीक है, अगर आप कुछ तो प्रिपेयर हो ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये बनने में। चलो अच्छा, इसमें तो आई थिंक हमको लग रहा है इसने टीम्स को स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टीम्स आई थिंक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ स्टार्ट करते हैं। Food is broadly divided into two main categories based on their principal roles. ठीक है, what are the two categories? इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा किस कैटेगरीज से वो डिवाइड किया गया। चलो बताओ, फूड इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, वो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द प्रिंसिपल रूल किसे, विटामिन एंड मिनरल्स के बेसिस पर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पर, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पर, फैट एंड वाटर पे। तो ये बेसिकली मैं कर देता हूँ बी पर। ठीक है, चलो, which of the following food component are considered as the proximate principle of food and required in maximum amount daily? आपको इनमें से proximate और daily चाहिए, तो daily के लिए बेसिकली क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, what percentage of the body energy primarily supplied by the carbohydrate? बॉडी का लगभग कौन सा सप्लाई करता है, तो मैंने बताया 70 to 75% कर रहा है, 70 to 75% हो गया। How many किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम से कितनी हो रही है आपका, 4.1 हो रही है, बी ऑप्शन हो गया आपका। देन आफ्टर विच फूड कंपोनेंट प्रोवाइड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम, सबसे ज्यादा आपको पता है फैट देता है आपका सबसे ज्यादा, तो आपका ये हो गया फैट। ठीक, चलो तो देखो पहला एज इट इज सही था। ठीक है, उसके बाद सेकंड भी देखो सही था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। थर्ड आपका 70 to 75%, फोर आपका 4.1, देन आफ्टर आपका फैट भी सही था आपका। ठीक है, तो ये आपके लिए देखो, ऐसे ही धीरे धीरे आप जो जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे उन पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा और प्रॉपरली पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये टॉपिक्स डाउट कर रहा है। धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नोट्स का मैं थोड़ा देखता हूँ कि आपको नोट्स में कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या कहाँ पे मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ इजिली, ताकि आप उसको लिख सको इजिली। ठीक है, नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, तो बस आपको कंसेप्ट समझना है, नोट्स क्या है, कंसेप्ट तो आप नोट्स आपको कैसे मिल जाएंगे, बस आप कंसेप्ट समझिए, अगर एक बार आपको आ गया तो आप लिख ले जाओगे। ठीक है, आपको बेसिकली यही। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी की नेक्स्ट क्लासेस आपका कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।